नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज के सेशन में हम लोग 8 और 9 अगस्त के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप लोगों को बता दें कि 9 सितंबर से एसएससी सीजीएल 2024 के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो बिल्कुल कमर कस लीजिए और अपनी तैयारी को एकदम अंतिम रूप दीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारा जो सिलेक्शन बैच है इसमें आपको लगातार रिविजन कराया जा रहा है, तो लगातार उसके साथ आप भी मेहनत करते रहिए। चलिए बच्चों, आज का सेशन शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा है, एसबीआई है, उसका नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो बच्चों, आप पहले तो ये जान लो कि एसबीआई हमारा सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर नेशनलाइज्ड बैंक है। तो एसबीआई हमेशा से न्यूज में रहता है और एसबीआई का जो नया चेयरमैन नियुक्त हुए हैं वो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को नियुक्त किया गया है। और इनका जो टर्म स्टार्ट होगा, कार्यकाल जो स्टार्ट होगा बच्चों, वो 28 अगस्त से स्टार्ट होगा। तो 28 अगस्त 2024 से इनका कार्यकाल शुरू होने वाला है, क्योंकि 28 अगस्त को वो रिटायर होंगे। इसके पहले वाले चेयरमैन, इसके पहले वाले जो चेयरमैन है उनका नाम बच्चों याद रखिएगा, दिनेश खारा। जो दिनेश खारा थे ये इसके पहले एसबीआई के चेयरमैन थे और इनका जो कार्यकाल है 28 अगस्त 2024 को पूरा होगा। उसी दिन आप देखेंगे कि हमारे एसबीआई के नए चेयरमैन अपना कार्यभार संभाल लेंगे, जिनका नाम यहां पर दिख रहा है। इनका फोटो भी आप देख लेना ध्यान से। इस पर लगातार आप इधर भी जितने भी परीक्षाएं देंगे उस पर पक्का क्वेश्चन बनता रहेगा। वहीं पर ये जो एसबीआई के नए चेयरमैन है, इनकी जो नियुक्ति की गई है फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, इसकी स्टैब्लिशमेंट बच्चों 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल को किया था। तो ये जो संस्था है बड़े बड़े जो बैंक हैं उनके चेयरमैन या फिर सीईओ इन सबके अपॉइंटमेंट को रिकमेंड करता है। तो इसी के रिकमेंडेशन पे इंडियन गवर्नमेंट ने इनको नियुक्त किया है। ठीक है बच्चों, अगर हम एसबीआई की बात थोड़ी सी कर लें तो एसबीआई का बच्चों जो पुराना नाम था वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था इसका भी अपना एक इतिहास था, क्योंकि ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल या फिर इसको कह सकते हो बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों के आपसी मर्जर से हुआ था 1921 में। तो 1921 में इंपीरियल बैंक बना और फाइनली 1 जुलाई 1955 को इस इंपीरियल बैंक का नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया और फिर इसका उसी वर्ष मतलब उसी दिन नेशनलाइजेशन कर दिया गया। तो एसबीआई का राष्ट्रीयकरण अगर आपसे पूछे, एसबीआई का एस्टैब्लिशमेंट पूछे पेपर्स में, तो आप बिल्कुल यहां पे बता दीजिएगा। इसके बाद बच्चों आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से हम लोगों को गौरवान्वित किया है, पूरी धरती के सामने, पूरी पृथ्वी के सामने एक बार फिर से भारत का झंडा ऊंचा किया है। तो नीरज चोपड़ा पर क्वेश्चन आ रहा है कि विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन इन द मेंस जेवलिन थ्रो एट पेरिस ओलंपिक 2024। चूंकि आपको पता है कि नीरज चोपड़ा भाला फेंकने वाला जो खेल होता है उसमें भाग लेते हैं। पिछला ओलंपिक जो टोक्यो ओलंपिक था वहां पर उन्होंने गोल्ड जीता, लेकिन इस बार पेरिस ओलंपिक में गोल्ड तो उनको नहीं मिला, लेकिन उनको सिल्वर मेडल मिल गया। तो यह भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लगातार 2 ओलंपिक में एक गोल्ड और एक सिल्वर जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो याद रखिएगा इनको, नीरज चोपड़ा को, जो कि इस बार सिल्वर मेडल जीते हैं। वहीं पे बात करें कि इस जो मेंस जेवलिन थ्रो था इसमें जो गोल्ड मेडल बच्चों जीता है वो पाकिस्तान के नदीम ने जीता है। और पाकिस्तान के नदीम ने बिल्कुल रिकॉर्ड स्तर कायम किया है, क्योंकि उन्होंने 92.97 मीटर दूर तक भाला फेंका है। अब तक का ये इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। अब तक किसी ने इतना दूर नहीं फेंका था। हमारे नीरज चोपड़ा का ही इसके पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड था, जिसको कि नदीम ने तोड़ दिया। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद अगले सेशन, आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मेडल डिड इंडिया हॉकी टीम विन इन द मेंस हॉकी एट पेरिस ओलंपिक 2024। यानी कि पेरिस ओलंपिक 2024 में हमारी पुरुषों की जो हॉकी टीम थी उसने कौन सा मेडल जीता। तो बच्चों यहां पर भी हॉकी टीम ने फिर से इंडिया को गौरवान्वित किया और उन्होंने जो ब्रोंज मेडल वाला मुकाबला था उसमें स्पेन को हराकर एक बार फिर से यहां पर ब्रोंज मेडल
पर कब्जा किया है। पिछला ओलंपिक जो टोक्यो ओलंपिक था 2020 वाला, 2021 में ऑर्गेनाइज हुआ था, उस ओलंपिक में भी इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला था हॉकी टीम को। इस बार भी इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। वही अगर हम सिल्वर और गोल्ड की बात करें तो बच्चों सिल्वर मेडल जो है मिला है जर्मनी को, और जो गोल्ड मेडल मिला है हॉकी का वो नीदरलैंड को मिला है। और हमारी इंडिया टीम 3rd रैंक पे रही जो कि ब्रॉन्ज मेडल से संतुष्ट हुई। इसके अलावा बच्चों एक बहुत बड़े खिलाड़ी यहां आपको दिख रहे हैं इंडिया टीम में, श्रीजेश। ये हमारे गोलकीपर रहे, काफी सालों तक इंडियन हॉकी की सर्विस की है, हॉकी की सेवा की है, और इनका ये आखिरी मैच था क्योंकि इन्होंने पहले ही बोला था कि पेरिस ओलंपिक के बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे। तो श्रीजेश का नाम भी आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारत के कौन प्रसिद्ध खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक के बाद रिटायरमेंट ले लिए, तो वो है बच्चों पी श्रीजेश। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द न्यू पेमेंट लिमिट फॉर यूपीआई ट्रांजैक्शन सेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कल के वीडियो जब मैं शूट कर रहा था तो मैंने आपको वहां पे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बात किया था। जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग कल हुई थी उसमें उन लोगों ने रेपो रेट को 6.5% पे फिर से जो है कि सस्टेन रखा। उसी मीटिंग में एक और बड़ा डिसीजन आया। डिसीजन ये था कि जो पर डे यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट 1 लाख रुपए थी उसको बढ़ाकर अब सीधे कहां तक कर दिया जाएगा, 5 लाख रुपए कर दिया जाएगा। तो बच्चों याद रखिएगा यूपीआई की जो लिमिट है वो अब 1 लाख रुपए से बढ़कर 5 लाख रुपए हो गई है। अगर हम यूपीआई की बात करें बच्चों तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि एकीकृत भुगतान जो प्रणाली है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि इंटर बैंक, 2 बैंकों के आपस में जो अकाउंट्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है, पर्सन टू पर्सन होता है, पर्सन टू मर्चेंट होता है। तो यहां पे जो सबसे बड़ा मतलब यूपीआई के आने का फायदा हुआ कि हमारा अगर दोस्त कोई है उसका किसी और बैंक में अकाउंट है तो हम यूपीआई के माध्यम से उसको पैसे भेज सकते हैं। ठीक है बच्चों, और यूपीआई के जो कुछ बेस्ट एग्जांपल्स इंडिया में चल रहे हैं या टॉप एग्जांपल्स जो चल रहे हैं उसमें गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, क्रेड है, ये सब कुछ आजकल बहुत तेजी से डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, और यूपीआई का जो पूरा का पूरा कंट्रोल है या रेगुलेशन है बच्चों वो हमारा द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कर रहा है, एनपीसीआई, जिसकी स्थापना 11 अप्रैल 2016 को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। तो एनपीसीआई को बिल्कुल याद रखना है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूपीआई को याद रखना है। इसके अलावा जो सबसे मेन न्यूज आपको याद रखना है कि हमारा जो पेमेंट लिमिट है वो अब बढ़कर 5 लाख रुपए हो गया है। इसके बाद बच्चों आज का एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, यहां पर बुद्ध देव भट्टाचार्य हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो बुद्ध देव भट्टाचार्य का कल यानी कि 8 अगस्त को डेथ हुआ है, और बुद्ध देव भट्टाचार्य किस राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे बच्चों, तो याद रखिएगा वेस्ट बंगाल। बुद्ध देव भट्टाचार्य बड़े मार्क्सवादी लीडर थे, सीपीआई-एम से इनका ताल्लुकात था, जो सीपीआई-एम पार्टी थी, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और इसका जो मार्क्सिस्ट वाला पोर्शन था जो कि 1974 में स्टैब्लिश हुआ था सीपीआई से अलग होकर, उसके ये दिग्गज लीडर थे। ज्योति बसु 1964 में सीपीआई-एम की स्थापना करते हैं। बंगाल में काफी लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। फिर ये जो बुद्धदेव भट्टाचार्य थे बच्चों, इन्होंने भी चीफ मिनिस्टर के रूप में वेस्ट बंगाल में 2000 से लेकर 2011 तक काम किया था। लेकिन 2011 के बाद वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार आती है और तब से ममता बनर्जी लगातार वहां की मुख्यमंत्री बनी हुई है। तो मार्क्सवादी पार्टियां जो हैं बंगाल में अब काफी कमजोर हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी एक समय था जब बंगाल में मार्क्सवादियों का पूरा दबदबा हुआ करता था। अगर हम बुद्धदेव भट्टाचार्य की बात करें बच्चों, इनका जन्म 1 मार्च 1944 को कोलकाता में हुआ, और कल यानी कि 8 अगस्त 2024 को 80 साल की उम्र में इनका कोलकाता में ही डेथ हो गया। बुद्धदेव भट्टाचार्य काफी चर्चा में रहने वाले लीडर थे। एक बार भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण देने के लिए आमंत्रित किया, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, बोला हमको नहीं चाहिए पद्म भूषण। तो ये हमेशा सरकार की नीतियों के विरोध में रहने वाले लोग हैं, और इनसे
ये जिस पार्टी से जुड़े हुए थे बच्चों, CPIM, इस समय उस पार्टी के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम सीताराम येचुरी है। ये नाम बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, ये नाम भी आप हमेशा न्यूज में सुनते होंगे। तो ये जो सीताराम येचुरी है बच्चों, ये आप बिल्कुल इनको याद रखिएगा। इसके बाद आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच इज द हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन कंपनी इन द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट। जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट निकली है, फॉर्च्यून एक कंपनी है, ये दुनिया के टॉप 500 कंपनियों की लिस्ट निकालती है उनके टर्नओवर या फिर प्रॉफिट के हिसाब से। तो 2023 के अंत तक जो कंपनियां थी उनका कितना टर्नओवर था, उसके हिसाब से ये जो लिस्ट 2024 में आई है उसमें सबसे टॉप कंपनी कौन सी थी? तो बच्चों मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज। याद रखिएगा, मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज थी वो फॉर्च्यून 500 जो ग्लोबल लिस्ट कंपनियों का था उसमें पहली रैंक इंडिया की तरफ से होल्ड करती है। मुकेश अंबानी की RIL जो बार बार मैं इसकी बात कर रहा हूं 86 पोजीशन पर है बच्चों, याद रखिएगा। पिछले बार जब रैंकिंग आई थी 2023 में तो उसमें ये 88 रैंक पे थे, इस बार ये 86 रैंक पे आए हैं, तो काफी ये एक तरीके का इंप्रूवमेंट भी है, तो अच्छी बात है, ठीक है। और वहीं पे हम बात करें कि इस बार इंडिया की कितनी कंपनियां टॉप 500 में आई पूरी दुनिया की, तो इस बार बच्चों टोटल 9 कंपनियां यानी कि 9, याद रखिएगा इस बार कुल 9 कंपनियों ने इसमें जगह बनाया है। और HDFC जो कि प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वो इस बार लिस्ट में पहली बार जगह बनाने में कामयाब रहा है। अगर हम इंडिया के जो 9 कंपनियां हैं जो इस लिस्ट में आई हैं उनका एक बार नाम आपको बता दें, रिलायंस इंडस्ट्रीज, LIC, इंडियन ऑयल, SBI, ONGC, भारत पेट्रोलियम यानी कि BPCL, टाटा मोटर्स, HDFC बैंक और राजेश एक्सपोर्ट। तो ये टोटल जो है कि आपके सामने 9 कंपनियां हैं जो 500 में आई हैं, और इसमें टॉप किसने किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। उसके बाद बच्चों अगर हम इस लिस्ट में पूरी दुनिया की सबसे टॉप 10 कंपनीज को देखें तो उसमें आप वॉलमार्ट, अमेजन, एप्पल, ये कुछ बड़ी कंपनियां हैं जो कि बिल्कुल टॉप पोजीशन हासिल की हैं। टॉप 3 पर ये याद रखिएगा, वॉलमार्ट, अमेजन और एप्पल, ठीक है बच्चों। तो आज के सेशन में हम लोगों ने 8 और 9 अगस्त के करंट अफेयर्स को कवर किया है। बिल्कुल वीडियो को एक बार फिर से अच्छे से देखिएगा, इसमें जो क्वेश्चन थे उसकी PDF आपको हमारे YouTube चैनल जो है रेडियन गुरुकुल, उसके टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, तो जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि मैं लगातार आपके लिए करंट अफेयर्स के वीडियो बनाता रहूं। ठीक है बच्चों, चलिए जय हिंद।